आइए चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की तरफ। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पहला पाठ वह चिड़िया जो कि एक कविता है तथा कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई है। यह पाठ हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं और यहाँ भाग 2 में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे जो कि पूर्व में पढ़े गए भाग 1 पर आधारित है। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है कविता से। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। आप कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की यह चिड़िया वाला पाठ पढ़ चुके हैं। इसके आधार पर यह आप जानते भी हैं कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की चिड़िया कैसी है। वह चिड़िया नीले पंखों वाली है, आकार में छोटी है, उसे जंगल में रहना बहुत अच्छा लगता है और उसे जुंडी के दाने खाना बहुत अच्छा लगता है। पाठ के आधार पर अगर हम चिड़िया का अपने मन में चित्र बनाते हैं तो वह कुछ इस प्रकार होगा। देखिए, यह चिड़िया नीले पंखों वाली है, इसका आकार भी छोटा है, इसे खुले आसमान में उड़ना, जंगल में रहना बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। जब हम किसी भी प्रकरण का शीर्षक निकालते हैं तो हम पहले यह देखते हैं कि पूरे प्रकरण में किसके बारे में बात की गई है। अगर हम इस पोयम की बात करें तो इस पोयम में नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बात की गई है, साथ ही उसके आकार के बारे में हमें बताया गया है। अगर हम इस पाठ का कोई और शीर्षक रखना चाहेंगे तो वह नीले पंखों वाली चिड़िया तथा नन्ही चिड़िया होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को दूध भरे ज्वार के दाने, नदी और जंगल से बहुत प्यार है। वह एकांत में मधुर स्वर में गाना तथा बहती हुई नदी का जल पीने से भी प्यार है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशय स्पष्ट करो, रस उंडेल कर गा लेती है। इस प्रश्न में कवि हमसे इस पंक्ति का भाव पूछ रहा है। रस उंडेल कर गा लेती है, इस पंक्ति में कवि का आशय यह है कि चिड़िया जंगल में रहती है तथा वह बूढ़े बन बाबा की खातिर अपना कंठ खोलकर पूरे मन से मधुर गाना गाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशय स्पष्ट करो, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति में भी कवि हमसे इस पंक्ति का भाव पूछना चाह रहा है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति में कवि का आशय है कि वह हमें बता रहा है कि चिड़िया बहुत साहसी है। वह उफनती हुई नदी में जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर जल की मोती जैसी बूंदों को अपनी चोंच में भरकर ले जाती है। अनुमान और कल्पना पर आधारित। अब जो हमारे सामने प्रश्न है उनके उत्तर आपको अनुमान और कल्पना के आधार पर देने होंगे। कुछ तो आप अनुमान लगाएंगे, कुछ आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों को हल करेंगे। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। क्या कवि ने अपने पाठ में कहीं भी नीली चिड़िया का नाम बताया है? नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? अब आप अनुमान लगाओ। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जोड़े में एशिया के उत्तर भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। अब मैं आपको पहले पक्षी विज्ञानी सालिम अली जी के बारे में बताती हूँ। पक्षी विज्ञानी सालिम अली जी एक भारतीय पक्षी विज्ञानी हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी है भारतीय पक्षी। इस पुस्तक के अंदर भारत में पाए जाने वाले जितने भी पक्षी हैं उनकी जाति, प्रजाति, आवास, रहन सहन, प्रजनन, इन सभी विशेषताओं का वर्णन किया है। अगर हम इनकी पुस्तक के आधार पर इन चारों पक्षियों को देखते हैं तो पाते हैं, क्या पाते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ा पतरिंगा। नाम तो इसका बड़ा पतरिंगा है, लेकिन यह एक छोटी ही चिड़िया है जिसका कि रंग हरा होता है। क्या हरा रंग हमारी नीली चिड़िया से मैच करता है? नहीं करता है, इसलिए बड़ा पतरिंगा नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं छोटा किलकिला।
नाम छोटा किलकिला है, छोटी सी चिड़िया होती है जिसकी गर्दन और मुंह का रंग नीला होता है और पूरे शरीर का रंग कत्थई कलर का होता है। क्या यह हमारी नीली चिड़िया है? नहीं, यह हमारी नीली चिड़िया नहीं है क्योंकि इसके पंखों का रंग नीला नहीं है। अब हम चलते हैं कबूतर की तरफ। आप लोगों ने सभी ने कबूतर देख रखे हैं। कबूतर सलेटी रंग के होते हैं, कबूतर सफ़ेद रंग के भी होते हैं और कई स्थानों पर तो कबूतर हरे रंग के भी पाए जाते हैं। क्या आपने नीले रंग का कोई कबूतर देखा है? नहीं, इसलिए पाठ में वर्णित चिड़िया कबूतर भी नहीं हो सकती। अब हम चलते हैं नीलकंठ की तरफ। जानते हैं नीलकंठ कैसा पक्षी होता है? नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसके की पंखों का रंग नीला होता है, आकार छोटा होता है, इसे जंगल में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो पुस्तक के आधार पर पाठ में वर्णित नीली चिड़िया नीलकंठ रही होगी क्योंकि वह आकार में छोटी होती है तथा रंग भी नीला होता है और उसे जंगल में रहना बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें से यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच का रंग लाल है तथा शरीर का हरा। यहाँ हमें 4 पक्षी दिए हैं, मैना, कौवा, बतख और कबूतर। चलते हैं सबसे पहले मैना की तरफ। मैना की चोंच का रंग काला है, शरीर का रंग धब्बेदार होता है। मैना की आँख काली होती है, गर्दन का रंग धब्बेदार होता है। देखते हैं कौवे को। कौवे की चोंच काली होती है, शरीर काला होता है, आँख काली होती है, गर्दन का रंग काला होता है, यानी कौवा पूरा ही काला होता है। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कौवा पूरा काला है वैसे ही कोयल भी पूरी ही काली होती है, पर दोनों में अंतर सिर्फ आवाज़ का है। कोयल मधुर स्वर में गाती है और कौवा कर्कश स्वर में बोलता है। चलते हैं आगे बतख की तरफ। बतख की चोंच हल्की नीली होती है, शरीर भूरा और सफ़ेद होता है, आँख काली होती है, गर्दन का रंग सफ़ेद व भूरा होता है। अब आइए चलते हैं कबूतर की तरफ। कबूतर की चोंच काली होती है, शरीर का रंग भूरा व सफ़ेद होता है और आँख लाल होती है। कबूतर की आँखों पर अगर आपने गौर किया हो तो वो छोटी छोटी गोल गोल लाल कलर के घेरे में होती है और गर्दन का रंग चमकीला हरा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। इस प्रश्न में कवि आपसे यह चाह रहा है कि आप भी कवि के जैसे कि कवि ने अपनी कविता में कुछ पंक्तियाँ लिखी है वैसे ही आप भी 2-4 पंक्तियाँ जोड़कर लिखो। तो लिखते हैं अपन, वह चिड़िया जो हर आंगन में फुदकती हुई आती है, जो बाट अपने मधुर स्वर को इठलाती हुई जाती है, वह छोटी शर्मीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भुवन से बहुत प्यार है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। यहाँ भी कभी आपसे कल्पना करवा रहा है और आपको पंक्तियाँ लिखने के लिए कह रहा है। चलिए हम कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं। देखते हैं, वह बारिश की बूंदें जो धीमे धीमे बरसकर खेत खलियानों को तृप्त करने वाली मैं हूँ, मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ जो है भाषा की बात। भाषा की बात यानी व्याकरण की बात। यह बच्चों का मनपसंदीदा टॉपिक है। तो चलते हैं, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द
चिड़िया, दराज, चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बतलाते हैं। अतः ये रेखांकित शब्द विशेषण हैं। विशेषण हम किसे कह रहे हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कह रहे हैं। यहाँ चिड़िया और दराज क्या है? ये संज्ञा शब्द है। इन संज्ञा शब्दों की विशेषता इन शब्दों के द्वारा बताई जा रही है, तो ये क्या हो गए? विशेषण। ये रेखांकित शब्द तो हैं अपने विशेषण, और जिन संज्ञा शब्दों की हम विशेषता बतला रहे हैं ये कहलाते हैं विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया और दराज विशेष्य है। यहाँ बाला बाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण जोड़ो। इस प्रश्न में हमें मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूंछों वाला आदमी, इन सारे शब्दों के आगे यहाँ एक एक विशेषण वाले शब्द लिखने हैं। तो अगर हम यहाँ विशेषण वाले शब्द लिखते हैं तो हमारा उत्तर होगा इस तरह। सुंदर मोरों वाला घर, हरे भरे पेड़ों वाला घर, सुंदर फूलों वाली क्यारी, बड़ा स्कूल वाला रास्ता, कम हंसने वाला बच्चा, काली मूंछों वाला आदमी। यहाँ पर देखिए हंसने वाला बच्चा, बच्चा हंसने वाला है, लेकिन यहाँ यह विशेषता बता रहा है कि बच्चा कैसे हंसने वाला है, कम या ज़्यादा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उंडेलकर गा लेती है। इन पंक्तियों के मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। मोटे छापे वाले हैं रुचि से और रस उंडेलकर। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग का, खाने के ढंग का क्या पता चल रहा है? खाना क्या है? अपनी क्रिया। क्या है? क्रिया। और इस क्रिया का हमें पता चल रहा है कि यह क्रिया कैसे हो रही है, रुचि से हो रही है या अरुचि से हो रही है, किस प्रकार यह क्रिया हो रही है? रुचि से। और दूसरे वाक्य में रस उंडेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ दूसरे वाक्य में गाना क्या है? हमारी क्रिया। और इस क्रिया की विशेषता हमें किससे पता चल रही है कि काम कैसे हो रहा है? रस उंडेलकर, यानी कटु आवाज में गा रही है कि रस उंडेलकर गा रही है, धीमे से गा रही है, मधुर से गा रही है, कैसे गा रही है? रस उंडेलकर। यानी ये दोनों क्या हो गए? क्रिया विशेषण। यानी ये जो क्रिया है खाना और गाना, इन दोनों शब्दों की विशेषता बतला रहे हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। अब हमारे सामने कुछ वाक्य हैं, इनमें हम क्रिया विशेषण छांटेंगे। क्रिया विशेषण यानी कोई भी काम है वह कैसे हो रहा है, कोई भी क्रिया कैसे हो रही है, वही क्रिया विशेषण है। तो चलो छांटते हैं। सुनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो यहाँ पर ठूसना क्या हो गई? हमारी क्रिया। कैसे? ठूसने को दूसरे शब्द में खाना भी कहते हैं। तो यह हमारी क्रिया है, लेकिन यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे या जल्दी जल्दी? जल्दी हो रही है। तो जल्दी क्या हो गया हमारा? क्रिया विशेषण। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। यहाँ चलना क्या हो गया? चलना हमारी क्रिया हो गई। और कैसे लुढ़कती हुई? तो यहाँ लुढ़कती हुई क्या हो गया हमारा? क्रिया विशेषण। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। यहाँ सामान्य कैसे होने लगा जनजीवन? धीरे धीरे। यह क्रिया कैसे हुई? धीरे धीरे। कोई सफ़ेद सी चीज धप्प से आंगन में गिरी। यहाँ गिरना हमारी क्रिया है, लेकिन वह सफ़ेद सी चीज कैसे गिरी? धम्म से, धप्प से, तेज से। कैसे गिरी? धप्प से। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। यहाँ हमारी क्रिया झपटना है, लेकिन यह झपटना क्रिया कैसे हुई? फुर्ती से। तो यह हमारे क्रिया विशेषण क्या हुए? फुर्ती से। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया। यहाँ हमारी क्रिया है बैठना और हमारा क्रिया विशेषण है सहमकर, जो कि हमें बता रहा है कि तेजिंदर कैसे बैठा? सहमकर बैठा।
आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो यहाँ हमारा क्रिया विशेषण है अचानक। ठंड कैसे बढ़ी? अचानक बढ़ी। तो बच्चों, आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू।